Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, Badmer. Today, we will study about the object and scope of audit. आज हम अंकेक्षण के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंकेक्षण के उद्देश्य, जैसा कि हम जानते हैं कि एक अंकेक्षक के लिए अंकेक्षण के उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये उसके कार्यक्षेत्र को निर्धारित करते हैं। अतः अंकेक्षक को नियोक्ता से इन उद्देश्यों को लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में अंकेक्षक के दायित्व के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न न हो, जैसा कि एफएल बनाम आनंद, डेक्स्टर एंड कंपनी तथा लीच बनाम स्टोक्स आदि मुकदमों में हुआ था। अंकेक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट, अंतिम खातों की सच्चाई एवं शुद्धता की जांच करना। सेकंड, अशुद्धियों का पता लगाना। थर्ड, कपट का पता लगाना। फोर्थ, कपट एवं अशुद्धियों को रोकना। फिफ्थ, प्रबंधकों को सलाह देना। सिक्स्थ, कंपनी की सही वित्तीय स्थिति का पता लगाना। एवं सेवेंथ, अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा निर्धारित उद्देश्यों का पालन करना। अब हम अंकेक्षण के कार्यक्षेत्र यानी स्कोप के बारे में चर्चा करेंगे। वित्तीय विवरणों के एक अंकेक्षण का क्षेत्र अंकेक्षक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्षेत्र को निर्धारित करते समय अंकेक्षक अपनी नियुक्ति की शर्तों इट मीन्स टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तथा संबद्ध विधान की मान्यताओं यानी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेलेवेंट लेजिस्लेशंस तथा संस्थान की घोषणाओं प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट आदि को ध्यान में रखता है। यहाँ नियुक्ति की शर्तें ऐसे विषयों में किसी अंकेक्षण के क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकती है जिनको विधान द्वारा तय किया गया है या संस्थान की घोषणाओं में बताया गया है, अर्थात उसकी नियुक्ति के समय निर्धारित शर्तों के अनुसार उसकी कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते हैं। उसे विधान द्वारा जिन आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है वो कार्य उसे अवश्य ही करने होंगे। कार्यक्षेत्र का अर्थ, अंकेक्षक जब किसी व्यवसाय के हिसाब किताब का अंकेक्षण कार्य अपने हाथ में लेता है तो सबसे पहले उसके सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हिसाब किताब किस सीमा तक किया जाए, अर्थात जांच की सीमा क्या है। इस सीमा को ही अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र कहा जाता है। अंकेक्षण के लिए इसका निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि उसने जितना उससे उन परिस्थितियों में अपेक्षा की जाती थी उससे अधिक कार्य किया है तो उसका समय एवं शक्ति व्यर्थ में अधिक खर्च हुई है, और यदि उसने कम कार्य किया है तो उसे न्यायालय द्वारा लापरवाही या कर्तव्य भंग के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ये दोनों ही परिस्थितियां अंकेक्षक के हित में ठीक नहीं हैं। अतः उसे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपना कार्यक्षेत्र अच्छी तरह निर्धारित कर लेना चाहिए। अब कार्यक्षेत्र निर्धारण के लिए हम दो सीमाओं का सहारा ले सकते हैं, फर्स्ट विस्तृत और सेकंड गहरी। अंकेक्षक को इन दोनों ही सीमाओं का निर्धारण कर लेना चाहिए। विस्तृत सीमा के अंतर्गत अंकेक्षक यह निर्धारित करेगा कि जिस समय यानी जिस अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब का अंकेक्षण किया जा रहा है उसमें कितने व्यवहारों के लेखों का अंकेक्षण किया जाए, अर्थात क्रय संबंधी व्यवहारों का या विक्रय संबंधी व्यवहारों का या रोकड़ संबंधी व्यवहारों का कितने व्यवहारों का लेखों का अंकेक्षण किया जाए। और गहन सीमा के अंतर्गत अंकेक्षक यह निर्धारित करेगा कि प्रत्येक व्यवहार की किस गहराई तक जांच की जाए, यानी सिर्फ बिल से चेक किया जाए, वाउचर्स, डॉक्यूमेंट या अदर इन्फॉर्मेशन कितनी गहराई तक प्रत्येक ट्रांजैक्शंस की जांच की जाए। अंकेक्षण को हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं। फर्स्ट निजी अंकेक्षण, सेकंड वैधानिक या स्टैट्यूटरी अंकेक्षण और थर्ड सरकारी या गवर्नमेंट अंकेक्षण। निजी अंकेक्षण तथा उसका कार्यक्षेत्र, यदि कोई संस्था किसी समझौते के द्वारा किसी व्यक्ति से अपने हिसाब किताब का अंकेक्षण कराती है तो उसे निजी अंकेक्षण कहते हैं, अर्थात ऐसी संस्थाएं जिनके लिए अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं है किंतु वे स्वेच्छा से अंकेक्षण कार्य करवाती है तो यह निजी अंकेक्षण कहलाता है।
यह वैकल्पिक होता है और इसमें अंकेक्षक की योग्यता भी किसी विधान द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। ऐसे अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व सभी समझौते द्वारा तय होते हैं। निजी अंकेक्षण कोई भी संस्था करा सकती है। सेकंड, वैधानिक अंकेक्षण तथा उसका कार्यक्षेत्र। जिस संस्था के हिसाब किताब का अंकेक्षण अनिवार्यतः किसी विधान के अंतर्गत कराया जाता है उसे वैधानिक अंकेक्षण कहते हैं। जैसे कंपनियों का अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, सार्वजनिक ट्रस्ट, बैंक आदि का अंकेक्षण विधान के द्वारा कराया जाना अनिवार्य है। जहाँ विधान द्वारा अंकेक्षण अनिवार्य बना दिया जाता है वहाँ निम्नलिखित बातें विधान द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, अर्थात अंकेक्षक की योग्यता, उसकी समय सीमा, ये सारा निर्धारण विधान के द्वारा किया जाता है या तय कर दिया जाता है कि इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। अंकेक्षक की योग्यता एवं अयोग्यताएं। इसमें अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी इसके बारे में वर्णन होता है। अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व क्या होंगे इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी होती है। इसके साथ ही अंकेक्षक को हटाए जाने की परिस्थितियाँ क्या हो सकती है या किस विधि द्वारा उसे हटाया जा सकता है इसके बारे में विवरण दिया होता है। नेक्स्ट, सरकारी अंकेक्षण तथा उसका कार्यक्षेत्र। राजकीय प्रशासन की सफलता बहुत सीमा तक कुशल अंकेक्षण पर निर्भर करती है। इस तथ्य को भारतीय संविधान में पूर्ण रूप से पहचाना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य किसी सरकारी संस्था के हिसाब किताब के संबंध में उन अधिकारों या कर्तव्यों का पालन करना होता है जो कि भारतीय संसद द्वारा अथवा उसके बनाए गए किसी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मंडल द्वारा निर्धारित कार्यक्षेत्र। इसके द्वारा अंकेक्षण का निम्नलिखित कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया है। फर्स्ट, अंकेक्षण द्वारा वित्तीय विवरण पत्र के सभी पहलुओं का समावेश किया जाना चाहिए, अर्थात किसी पहलू को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सेकंड, अंकेक्षक को देखना चाहिए कि लेखांकन संबंधी अभिलेख विश्वस्त हैं, अर्थात लेखांकन संबंधी जो विवरण प्रदान किए गए हैं उन पर विश्वास किया जा सकता है तथा वित्तीय विवरण पत्रों में वित्तीय सूचना उचित रूप से प्रतिपादित की गई है, अर्थात उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि या छलकपट नहीं हो। थर्ड, अंकेक्षक लेखांकन संबंधी अभिलेखों की विश्वसनीयता का निर्धारण अग्र प्रकार से करेगा। फर्स्ट, इसके लिए वह लेखा प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण का अध्ययन और मूल्यांकन का कार्य करेगा। एंड सेकंड, लेखा संबंधी व्यवहारों तथा खातों के कोषों की जांच के द्वारा यह कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, फोर्थ, अंकेक्षण वित्तीय विवरण पत्रों में वित्तीय सूचना के उचित प्रतिपादन का निर्धारण निम्न प्रकार से करेगा। फर्स्ट, वित्तीय विवरण पत्रों का अभिलेखों से मिलान करके अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डॉक्यूमेंट से चेक करेगा। एंड सेकंड, लेखा संबंधी नीतियों को लागू करने में संगति, वित्तीय सूचना का सारांश तैयार करने की विधि तथा प्रकटीकरण की पर्याप्तता की जांच करके, अर्थात जो नीतियाँ लागू की गई हैं व्यवसाय में, लेखांकन संबंधी नीतियाँ, उनमें संगति होनी चाहिए, अर्थात वर्ष प्रति वर्ष उनमें समानता होनी चाहिए। साथ ही वित्तीय सूचनाओं का सारांश तैयार करने की विधि क्या होगी और सूचनाओं का प्रकटीकरण किस सीमा तक किया जाएगा इसके बारे में विवरण होना चाहिए। नेक्स्ट, अंकेक्षण के कार्य में उसके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय ही प्रधान माने जाते हैं। 6 नंबर, वित्तीय विवरण पत्रों पर राय बनाने के लिए अंकेक्षक स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करने की प्रविधियां अपनाता है कि वित्तीय विवरण पत्रों में बहुत अधिक मिथ्या कथन तो नहीं है। यह जांच उसे स्वयं करनी होगी और जांच करने के उपरांत जब वह वित्तीय विवरण पत्रों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, अर्थात अपनी राय प्रकट करता है, तो उस राय के लिए वह स्वयं इस बात से संतुष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अंकेक्षण की जांच का क्षेत्र लिखित समझौते द्वारा या विधान की आवश्यकता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अर्थात विधान में
आवश्यकता अनुसार निर्धारित क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता है, किंतु लिखित समझौते के द्वारा उसके कार्यक्षेत्र को कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, अंकेक्षक को अंकेक्षण के क्षेत्र के बाहर अपने नियोक्ता के लिए ऐसा कोई कार्य स्वीकार नहीं करना चाहिए यदि ऐसा कार्य अंकेक्षक के रूप में उसके उत्तरदायित्व से विरोधाभास रखता है, अर्थात उसके अंकेक्षक होने के दायित्व से विमुख करने वाला कोई भी कार्य उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।